नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, ऐसा लगता है कि दुनिया में एक नई तबाही का आगाज़ हो गया है और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आज सुबह ईरान पर इसराइल ने कई हमले किए, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। और इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान के फौजी मुसल्लह अफवाज के सरबरा और पासदारान इनकलाब के कमांडर यानी उसके सरबरा भी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के कम से कम 6 जौहरी साइंसदानों को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी इस हमले में शहीद कर दिया गया है। तो बहरहाल इसराइल ने, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में, कि कल से ही इसराइल इस बात की यानी ऐलान कर रहा था कि वो ईरान को निशाना बनाने वाला है। और अमेरिका के जो अखबारात थे, अमेरिकी जो मीडिया था, उसने ईरान के बारे में यही कहा था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन, पासदारान इनकलाब के सरबराह भी शहीद हो चुके हैं। साथ ही पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मेजर जनरल बाखरी जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे, वो भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि जहाँ तक जौहरी साइंसदानों का सवाल है, ईरान के कम से कम 6 मशहूर और मारूफ जौहरी साइंसदानों को भी इसराइल ने शहीद कर दिया है इन हमलों में। और ये जो हमले किए हैं इसराइल ने 3 मुकामात पर कम से कम किए हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर तंसीबात है, जौहरी तंसीबात है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि ईरान के बारे में मगरिब का और खासतौर पर अमेरिका का, इसराइल का ये शक है कि ईरान ने जौहरी बम तैयार कर लिया है और वो जौहरी मादे की तैयारी में मसरूफ है। तो बहरहाल जिन साइंसदानों को शहीद किया गया है, ईरान की खबर एजेंसी है तस्नीम, उसने इन 6 साइंसदानों के नामों का ऐलान भी कर दिया है और उनके नाम मंजर-ए-आम पर लाए हैं, जिनमें अब्दुल हमीद के साथ साथ अहमद रजा जुल्फ़िकारी और सैयद अमीर हुसैन फ़कीही वो भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि महदी ज़ादे के साथ साथ मोहम्मद महदी और फिरदौस भी इसमें, फरीदून भी इसमें शामिल है। फरीदून अब्बास ईरान के मशहूर जौहरी साइंसदान हैं, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। तो इसराइल ने जिस अंदाज में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है, उस पर ईरान के रहबर आला अली खामेनेई ने वाज़े तौर पर कहा है कि इसराइल को इसकी कड़ी सज़ा मिलेगी। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। और आपको ये भी बता दें, जहाँ तक ईरान पर इसराइल के हमले का सवाल है, अमेरिका को इसराइल ने पेशगी इत्तला दे दी थी और ये कहा था कि हम अपने दिफा के लिए, हम अपने बका के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अमेरिका ने भी यही कहा है कि इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है वो उसने अपने दिफा में किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर कोई मुल्क अपने दिफा में इस तरह की कार्रवाई करते हुए आलमी अमन को नुकसान पहुंचा सकता है? ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं बल्कि इसराइल की सरपरस्ती करने वाले अमेरिका को और उसके जो हुकूमत है ट्रंप इंतजामिया, उसको देनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात शुरू किए थे और आप देखेंगे कि जौहरी मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मिल हो चुके हैं और इतवार को 6वां दौर मस्कत में मुनक्किद होने वाला था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये दौर मुकम्मिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ईरान में इसराइल ने जिस तरह की तबाही मचाई है इन हमलों में, जहां पर जौहरी साइंसदान शहीद हुए हैं, वहीं पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पासदारान इनकलाब के कमांडर जो हैं, सरबराह जो हैं, वो ये महदी हुसैन सलामी शहीद हुए हैं और मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं जनरल बाखरी शहीद हुए हैं। तो ऐसे में ईरान, मैं समझता हूं कि अब इस बातचीत को रोक देगा, लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात जारी रखेगा। अब ऐसा हाल हो गया है कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, ट्रंप ने खुद कहा है, और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जो है उन्होंने, मार्को रूबियो ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और इसमें ना ही अमेरिका मुलविस है। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह तो खित्ते में अमेरिकी जो मफादात है उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हैं अशर यासिर, और हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि अमेरिका तो ये कह रहा है कि हम इसमें मुलविस नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका कह रहा है कि हम इसमें मुलविस नहीं, लेकिन ईरान के जो क्या बोलते हैं विदेश मंत्रालय का जो ट्वीट है उसने ये कह दिया है कि हमें पता है कि इजराइल के साथ कौन है, आप हर चीज़ का उनका समर्थन करते हैं और इसका हर जाना आपको भुगतना पड़ेगा। और इससे ये चीज़ सामने आ गई है कि जो अमेरिका है वो भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है, उसके अंदर भी एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि इजराइल का साथ जितना अमेरिका दे रहा है
और हर चीज़ में अमेरिका उसका साथ दे रहा है, चाहे वो गाज़ा का मामला हो या फिर अभी जो ईरान का, कल ही हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि अमेरिका ने अपने लोगों को वहाँ से आगाह कर दिया है कि आप वहाँ निकलने के लिए बोल दिया है, और आज तड़के जो है ये हमला कर दिया गया। वहीं जो खबर आई वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने कहा है कि आज तड़के ईरान पर हमले के बाद इजराइल को कड़ी सज़ा मिलेगी। खामनेई ने पुष्टि की कि इजराइल के हमले में ईरान के कई कमांडर्स और वैज्ञानिकों की मौत हुई है। वहीं अगर बात करें तो हिंदुस्तान की जो वहाँ पे दूत है, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने कहा है कि आप लोग कहीं बाहर ना निकलें और जितना हो सके सबसे पहले एक्स अकाउंट को चेक करें, उस पर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। वही एक खबर ये भी आई है सर कि भारत ने गाज़ा में तत्काल बिना शर्त और जो है अस्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर यूएन जनरल में वोटिंग से खुद को दूर रखा है। जी हाँ, एक ये भी एक अहम चीज़ है कि अपने आप को दूर रखा। यहीं जो निशिकांत दुबे थे, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले विदेश में जाकर के बोला था कि इजराइल जो है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, बहुत जुल्म कर रहा है, यानी इसराइल की तायद है, ये तायद है। लेकिन फिर जो है ये हमला, अगर हम आते हैं ईरान पे, तो ऐसा कहा जाए कि हमला ऐसे समय हुआ जब तेहरान के तेज़ी से आगे बढ़ रहे परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान तेज़ी से अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने जा रहा है। इसी के बाद इजराइल की तरफ से किया गया ये हमला काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को इस अटैक में तबाह किया है। सुबह तड़के ईरान में तेहरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनाई देने लगी, हर तरफ धुआं ही धुआं दिखने लगा। हालांकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान भी करारा जवाब देगा। इसी के बाद फिर हमने अभी जो खबर आई है उसमें ये है कि कम से कम 100 से ज़्यादा ड्रोन से वहाँ पे भी हमला किया गया है, और ये भी खबर आ रही कि नेतन्याहू जो हैं वो गायब हो गए हैं। जी, आप देखिए, जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, आप देखेंगे कि गज़ा पर जिस तरह के हमले जारी किए इसराइल ने, उससे पहले भी वो गायब हो चुके थे और हमलों के दौरान भी गायब हो चुके थे, और ये भी कहा गया था कि उन्हें अपने बेटे का थप्पड़ खाना पड़ा था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीनियों ने तो नहीं मारा उन्हें थप्पड़, उन्हें उनके बेटे ने तो मारा है। तो उस खबर को भी छुपाने की कोशिश की गई थी, और वो बड़ी या कोशिश करते हैं छुपने की, लेकिन जब इंसान छुपना शुरू करता है तो कुदरत चाहे तो वो दुनिया से भी छुप जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। वैसे भी जहाँ तक आप देखेंगे कि गज़ा जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद की तायद में वोट देने से, यानी वोटिंग से हिंदुस्तान का गुरेज इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमारी हुकूमत की खारजा पॉलिसी किस तरह तबाहकुन है। आप अंदाज़ा कीजिए कि महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप इंदिरा गांधी तक जाइए, राजीव गांधी तक जाइए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत तक आप देखेंगे कि हमारे यानी हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी काज की तायद व हिमायत की और इसराइल की दहशतगर्दी को हमेशा मुस्तरद किया। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत है कि इसराइल की जो दहशतगर्दी है, कम अज़ कम हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि इसराइल बच्चों को क्यों कत्ल कर रहा है, औरतों को क्यों कत्ल कर रहा है, और इसके अलावा आप देखेंगे बेकसूर इंसानों को उसने गज़ा को कत्ल यानी कत्लगाह बनाई है, मख्तल बना दिया है बेकसूर इंसानों का। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जिस अंदाज में गज़ा को तबाह व बर्बाद किया गया, आज भी वहाँ मलबे तले हज़ारों की तादाद में लाशें दबी हुई हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये तो सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है और दहशतगर्दी की सरपरस्ती कौन कर रहा है। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका हिंदुस्तानियों की हर रोज़ बेइज्जती कर रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म है कि खामोश है और मुस्कुराते हुए उसे सह रहे हैं। जबकि एक जो गैरतमंद हुक्मरान होता है वो कभी किसी यानी बेइज्जती सह नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक यूक्रेन और हिंदुस्तान का अगर तकाबुल किया जाए, मुआवजना किया जाए, तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अजीम मुल्क है। इसकी फौजी ताकत, इसकी साइंसी ताकत, साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका मुकाम हमने चांद पर कुमंद डाल दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के बारे में अगर ट्रंप अलग अजीब व गरीब ख्यालात का इजहार करते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। हद तो यह है कि हिंदुस्तानियों को वहाँ से जिस बेइज्जती से निकाला गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, और खुद अमेरिका के मिलिट्री
यानी जहाज़ में रवाना किया गया, हमारी तौहीन की गई, जबकि क्यूबा जैसा छोटे मुल्क ने एहतजाज किया और कहा कि खबरदार, तुम अपने मिलिट्री तैयारे में हमारे लोगों को नहीं ला सकते, बल्कि हमारे तैयारे में हम हमारे लोगों को लाएंगे। तो ये होती है गैरत, और आप देखेंगे कि मजलूमों की मदद। तो बहरहाल ईरान की बात हम कर रहे थे, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि ईरान पर जो हमला इसराइल ने किया है उसमें इस ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ के मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं जनरल बाकरी, वो शहीद हो चुके हैं, जबकि पासदारान इनकलाब, ये बहुत ही ताकतवर ये तंजीम है ईरान की, वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है, उसे इसराइल ने निशाना बनाया, और वहाँ कहा यह जा रहा है कि उसके जो सरबराह हैं हुसैन सलामी, वो भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जौहरी साइंसदान फरीदून अब्बास जो है बहुत मशहूर साइंसदान हैं, उन्हें और मोहम्मद मेहदी को शहीद किया गया, और मजीद 4 जौहरी साइंसदान को भी उनकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया है। वैसे भी ईरानी कौम शहादत की शौकीन होती है, और शहादत का शौक़ उसी तरह पाया जाता है जिस तरह फ़लस्तीनियों में पाया जाता है। तो बहरहाल एक और ख़बर ये आ रही है कि ख़तमुल अंबिया, कातिमुल अंबिया हम कहते हैं, वो ख़तमुल अंबिया कहते हैं, अंबिया हेडक्वार्टर है वहाँ पर, उसके कमांडर है मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, उनको भी इन हमलों में शहीद कर दिया गया है। इस बात की तौसीक की गई है। वैसे भी इसराइल ने ये कहा है यासिर कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई हम अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। जी कि दिफा के लिए क्या कर रहे हैं, अब ईरान जो है बोल रहा था, ईरान बोल रहा है, और ईरान ने जिस हिसाब से हमने देखा कि अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है तो फ़लस्तीन के साथ ईरान खड़े होने में क्या दिक्कत है किसी को। जी जी। लेकिन बात यह है कि जब इजराइल कहीं पे अटैक करता है तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब कोई इजराइल पे अटैक करता है तो उसको नेशनल मीडिया में एक विलन की तरह पेश किया जाता है। हालांकि कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है गाज़ा के लिए, ये गाज़ा में युद्ध विराम के लिए, गाज़ा में स्थिति को बहाल करने के लिए, लेकिन उन खबरों को बहुत कम जगह दी जाती है। और ख़ासकर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जो क्या बोलते दरबारी मीडिया है उसमें तो बहुत कम जो है मिलता है स्पेस। लेकिन फिर भी अगर हम नेशनल इंटरनेशनली देखें तो बहुत जगह इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई लोग मतलब जो है उन सब चीज़ों में ट्रंप को भी एक दोषी मान रहे हैं, क्योंकि ट्रंप सीधे तौर पे जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं, नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, और यही रीज़न है कि अमेरिका जो है इस वक्त जो है कहीं ना कहीं लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो हैं इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उसको। अभी जिस तरह आपने बताया कि वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने पहले तो साफ कह दिया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी गलती पकड़ी गई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी एक चेतावनी है, और ट्रंप को चाहिए कि अब थोड़ा सा अलर्ट रहें, और जितना भी आप इजराइल के साथ रहते हैं, इजराइल के हाँ में हाँ मिलाते हैं, इजराइल आपके हाँ में हाँ मिलाता है, उनसे थोड़ा परहेज़ करें। क्योंकि आप ये देखें कि इजराइल जो है गाज़ा में कोई जंग नहीं कर रहा है, वो एक दुश्मनी निभा रहा है, पता नहीं किस तरह की, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, सबको जो है सबको वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। और वहाँ जाने वाली जो चीज़ें हैं, जो ट्रक हैं, जो भी चीज़ें, हाँ इमदादी चीज़ें हैं, उन सबको रोका जा रहा है। तो ये कहीं की इंसानियत नहीं है, इंसानियत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। बहरहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ में हमने आपको बताया कि इसराइल ने दर्जनों मुकामात पर हमला किया है ईरान के, जिसके नतीजे में हलाकतें भी हुई हैं और लोग शहीद भी हुए हैं और शोधा में बच्चे भी शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर कई कमांडर्स, अहम कमांडर्स जाम बहक हुए हैं, वहीं पर 6 जौहरी साइंसदानों को भी उसने शहीद कर दिया है। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जौहरी साइंसदानों को शहीद करना के लिए जिस तरह का कार्रवाई इसराइल ने की है, उससे अंदाज़ा होता है कि इसराइल क्या चाहता है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक ये तेहरान का सवाल है, तेहरान के कई मुकामात पर ज़ोरदार धमाके सुने गए, ख़ासतौर पर ज़िले शरारा, वहाँ पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ज़्यादा वहाँ की आबादी है। और एक तेहरान का एक ज़िला है नरमाक डिस्ट्रिक्ट, उसे भी निशाना बनाया गया है। और ये खुमैनी हॉस्पिटल, इमाम खुमैनी हॉस्पिटल भी उसकी करीबी है। तो वहाँ के ज़राए ने इत्तला दी है कि वहाँ जो शोधा है उनकी जज़् खाकियों को लाया जा रहा है और उनके ज़ख्मियों को लाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल जिस तरह इसराइल दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है, अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है, और इसी दौरान इत्तला मिली है कि इस तरह के जंग छिड़ जाने के नतीजे में ये जंग बहुत तवालत भी अख्तियार कर सकती है, और हो सकता है कि इसमें कई मशरिक़ वस्ता के कई मुल्क भी उसमें ज़द में आए
आएंगे, उनके मफादात जद में आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि अमन जहाँ तक मशरिक़ वस्ता है, वो मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह वो बर्बाद होकर रह जाएगा और इसके लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो इलाके में अमरीकी जो मफादात हैं, अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे हैं, अमरीकी जो फौजी अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाएगा और उन्हें निशाना बनाकर अपना जो शहादतें हुई हैं लोगों की उसका बदला ज़रूर लेगा। और जो रहबर आला है अली ख़ामेनेई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल को अब सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और अमेरिका भी उसके लिपेट में आएगा। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक शहादतों का सवाल है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तो कई कमांडर्स अपनी जान बहक हो चुके हैं, दूसरे उसने शहरी जो इलाकों में या रिहायशी इलाकों में जो हमले किए हैं उसमें कई इमारतों को नुकसान पहुँचाया है और कई बच्चे शहीद हुए हैं और लोग जाम शहादत नोश कर रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि ईरान में एक जो इनकलाब के बाद एक नई करवट हो सकता है ईरान लेगा और इसके बाद ऐसा मनाजिर देखने में आएंगे, क्योंकि अक्सर ईरानियों के बारे में यही कहा जाता है कि वो शहादत के लिए तैयार रहते हैं और जो कौम शहादत के लिए तैयार रहती है तो समझिए उसका मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती है। लेकिन जहाँ तक दुनिया को इसके जंग का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा और आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खुद हमारे मुल्क में भी इजाफा होने वाला है। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब कहीं जंग होती है तो जो ये मिडिल ईस्ट वाले होते हैं जी जी, उसमें जो है फिर आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में या फिर और जितनी भी जगह हैं वहाँ पे तेल की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन इस तरह से जो आज सुबह जो हमले किए गए उसके बाद कई फ़्लाइट्स के रूट चेंज किए गए हैं। कई देशों ने अपने फ़्लाइट्स के रूट चेंज कर दिए हैं, वहाँ जाने वाली फ़्लाइट्स को रोक दिया गया है। लोगों से जो है वो की जा रही गुजारिश कि आप लोग अभी फ़िलहाल वहाँ का सफ़र मत कीजिए क्योंकि हालात सही नहीं। और जब कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब कहीं भी जंग होती है तो उसमें जो है आपका या नुकसान दोनों साइड का होता है। उसके बाद फिर उसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ और होती हैं जो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा होता है उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अभी जो हमने बताया था कि 100 मतलब जो ईरान ने अटैक किया उस पर ड्रोन से 100 से ज़्यादा का, तो उसमें अभी तक कोई ख़बर उस तरह की नहीं आई है जिस तरह की इजराइल ने वहाँ पे अटैक किया था आई थी। लेकिन ये भी कहा जाता है सर कि इजराइल की खबरें बाहर बहुत कम आती हैं, वहाँ पे अगर जितना भी नुकसान होता है उसकी बहुत कम खबरें बाहर आती हैं। जी जी, और वैसे भी अक्सर आप देखेंगे कि इसराइल का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तानी हमारी हुकूमत है जिसने आज इसराइल के ख़िलाफ़ जो करारदाद पेश की जा रही थी उसकी में जो वोटिंग हो रही थी उसमें हिस्सा लेने से गुरेज किया है, तो उसने एक एडवाइजरी जारी की है इसराइल में अपने शहरियों को कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी तौर पर घूमे फिरे ना, इस तरह की बात आई है। वैसे भी जहाँ तक आपने 100 ड्रोन्स की बात की है, इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान की एक हिकमत अमली होती है, वो सस्ते जो ड्रोन्स होते हैं 10,000 उसकी कीमत होती है, सिर्फ 10,000 रुपये, डॉलर्स वगैरह नहीं, 10,000 रुपये उसकी कीमत होती है। वो ड्रोन्स के ज़रिए लाखों डॉलर्स के जो हथियार होते हैं इसराइल के वो ख़राब कर देता है। तो अब ये 100 ड्रोन्स जो दागे गए हैं ये तो इब्तिदा है। अगर आप देखिए कि हालात क्या होने वाली है, इसराइल से किसी ना किसी तरह वो इंतकाम ज़रूर लेगा ईरान और ये बताएगा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से अमेरिका का जो रोल रहता है इसराइल के साथ, उसको लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसमें पिसता हुआ नज़र आएगा। रीज़न ये कि हर चीज़ में आप जब उसके साथ खड़े रहेंगे और फिर जो अटैक हुआ है ईरान पे, और हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें हमने शुरू नहीं किया है, शुरू आपने किया है और अब हम इसका जवाब जब देंगे तो फिर हमसे कोई कुछ बोले ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, आप ये बताइए कि जहाँ तक ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इसराइल ने शुरू किया है, तो इस तरह के अगर ऑपरेशंस के ज़रिए वो इलाके में अगर बदअमनी फैलाता है तो इसका खुमियाजा न सिर्फ मशरिक़ वस्ता को बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के ममालिक को बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी खुमियाजा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जैसे ममालिक है और यहाँ जो पेट्रोल की शदीद ज़रूरत होती है, तो ऐसे में तेल की जो आलमी मार्केट है उसके बारे में इतला आ रही है कि वहाँ
कीमतें बढ़ गई है, जबकि आलमी सतह पर शेड्स की जो कीमतें हैं, एसिड्स की जो कीमतें हैं, वो गिर गई हैं। जी सर, जिस तरह गिर गई हैं। और जंग के बाद यही कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि उस वक्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम स्लो हो जाता है या नहीं होता है। लेकिन अब जो ये जंग शुरू हुई है, इज़राइल ने जो अटैक किया है ईरान पे, इसके बाद अब ईरान किस तरह की रणनीति अपनाता है और किस तरह का इसका बदला लेता है, क्योंकि वहाँ से जब से शुरू हुआ है सुबह से ही ये बयान सामने आ रहे हैं जितने भी वहाँ के लीडर हैं, या फिर अगर हम जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की बात कर लें, उन्होंने भी कहा है कि इसमें हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि इसमें अमेरिका भी पिसता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फिर वही बात आती है सर कि जिस तरह से आपने भी बोला कि 10,000 के ड्रोन्स होते हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि ईरान ने इजराइल पे अटैक किया था रात में, 180 में जो है ड्रोन्स दागे गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था कोई। तो आज जो अभी तक जो खबर आ रही है 100 से ज़्यादा ड्रोन्स की, उसमें कितना नुकसान हो सकता है? जी नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन इसराइल के पास आप देखें आयरन डोम है, और उसके नतीजे में जो भी तैयारे यानी मिसाइल्स वगैरह आते हैं या ड्रोन्स आते हैं वो मार गिराता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर जायज़ा लेते हैं, यहाँ पर एक तो जज्बा देखा जाएगा, यहाँ पर एक तो हिम्मत व जुर्रत देखी जाएगी, और साथ ही ईरान के पास भी कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि बहुत उसने हथियार तैयार कर लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसने एटम बम भी तैयार कर लिया है। ये और बात है कि ईरानी हुकूमत हमेशा ये कहती रही है कि हमने एटम बम तैयार नहीं किया, बल्कि जो जौहरी अफजूदगी हम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तवानाई के लिए और जो दीगर ज़रूरियात है उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका को यही शक है, इसराइल को भी यही शक है। हालांकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कुछ दिन पहले कहा था कि हमने इसराइल के ऐसे यानी राज़ों तक रसाई हासिल कर ली है, न्यूक्लियर राज़ों तक, जो उसने जौहरी बम तैयार किए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप इसराइल को कुछ नहीं बोलते, इसराइल को हमला का निशाना नहीं बनाते, और आलमी जो जौहरी एजेंसी है, एटमी एजेंसी है IAEA, वो आप देखेंगे कि ईरान पर के ताल्लुक़ से बात करती है, पाकिस्तान के ताल्लुक़ से बात करती है, लेकिन इसराइल के ताल्लुक़ से बात क्यों नहीं करती? क्या ये तासुब नहीं है? क्या ये जानिबदारी नहीं है? आप जानबूझकर एक मुस्लिम ममालिक को आप निशाना बना रहे हैं, अरब ममालिक को आप निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर बदअमनी फैला रहे हैं, और आपने अरबों के सीनों में एक खंजर घोंप दिया है इसराइल की शक्ल में। हाँ बिल्कुल सही सर, इस तरह से खंजर घोंपा है, और उसमें भी हमें ये देखना है किस तरह से लोग इसका रिएक्ट कर रहे हैं, और किस तरह से ट्रंप को जो है हर जगह आगे किया जा रहा है। अभी हमने देखा ट्रंप जो है कई देशों का दौरा करने गए थे, मुस्लिम देशों में, और वहाँ पे उनका किस तरह से स्वागत किया गया, ये भी सबके सामने है। लेकिन इन सब चीज़ों पे भी जो है जो आलमी सतह पे इस पे बात होनी चाहिए, और इन पे जो लोग भी इनमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल अभी तक हम कई बार बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं, अमेरिका का रहा है सर। जी हर चीज़ में जिस तरह से भी वो उसका सपोर्ट करता है, क्योंकि उनको वहाँ से अपने हथियार ख़रीदने उनका फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर भी आलमी सतह पे इस पर बात होनी चाहिए, और इस जंग को, कहीं भी जंग हो रही हो सर, उस जंग को रोकना चाहिए, क्योंकि जंग से कितने मासूमों की जान जाती है और कितना आपका जो है पैसा बर्बाद होता है। अब देखिए इंसानियत मर चुकी है कि अगर आप देखेंगे कि आलमी ताकतें, ख़ासतौर पर जो हुकूमतें हैं, वो इस कदर जालिम हो चुकी हैं कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज कर रही हैं, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब कर चुका है, नेतन्याहू जंगी जराइम का इर्तिकाब कर चुका है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन वो अमेरिका के दौरे पर जाता है, दूसरे और कई ऐसे ममालिक है जो उसका रेड कारपेट इस्तकबाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें, उन ममालिक को, कि इस तरह नेतन्याहू के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, जबकि वो एक कातिल है और जंगी मुजरिम करार दिया गया है, और फ़लस्तीनी ने उसे कातिल करार दिया है। मैं तो आपको हवाले से बता सकता हूँ। बिल्कुल सही सर, और लेकिन फिर भी उसका स्वागत किया जाता है, और ये उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि आप जो हैं वो इस एक ऐसे इंसान को, जिसको हर जगह से जो इंसानियत पसंद लोग हैं जी वो उसे पसंद नहीं करते। जी हाँ बिल्कुल, जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो उसे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों की कुछ फ़ायदे हो रहे हैं उनसे, वही सिर्फ उनका रेड कारपेट से स्वागत करेंगे। बाकी कोई भी जो इंसानियत पसंद है वो नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना भी ज़्यादा गिर जाओ, लेकिन हल्की सी इंसानियत आपके दिल में रहती है, जिसकी वजह से आप
उस इंसान की अगर शक्ल देखो, उसके बारे में सोचोगे, तो आपको वही चीज़ सामने आएगी जब आप इस वक्त गाज़ा में देखते हो जो मासूम बच्चे हैं या जो ख़वातीन हैं वहाँ पे, या जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ हैं, सब परेशान हैं सर। जिस तरह हमने अभी बात की थी बकरीद के दिन कि वहाँ पे किस तरह से एक मस्जिद को अटैक किया गया था, मलबे पे वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी, लोग दुआएं मांग रहे थे, रो रहे थे। क्या उनकी दुआएं खैर ऊपर वाला सुन रहा है अल्लाह पाक, लेकिन जो आवाम है, जो मजबूत देश हैं, वो नहीं देख रहे हैं क्या सर? मैं समझता हूँ वो मजबूत देश नहीं है, इंसानियत के लिहाज से, इंसानियत के नाते वो खोखले हैं, वो इंसानियत को बचा नहीं पा रहे हैं, बल्कि इंसानियत की तबाही का बायस बन रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, कोई भी हो। अगर इसराइल जिस तरह कत्ल व गारतगिरी में मुलविस रहा है, जंगी जराइम का irtikab किया है, उसे बग़ैर किसी बिला झिझक के अगर आप में इंसानियत थोड़ी भी हो तो आप कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द मुल्क है और उसके खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उसका जो सरपरस्त है अमेरिका, उसका भी मुआखज़ा किया जाना चाहिए, उसको भी इंटरनेशनल जो अकाउंटेबिलिटी है, आलमी जवाबदेही का जिम्मेदार बनाना चाहिए कि तो आप जवाबदेही को उसकी यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज में इसराइल दहशतगर्दी का irtikab कर रहा है, जिस मुल्क पर चाहे वो हमला करता जा रहा है, लेबनान को उसने तबाह किया, शाम को तबाह किया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि शाम से उसका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन शाम को उसने तबाह व बर्बाद कर दिया। आखिर इसकी इजाज़त किसने दी है, ये तो सारी दुनिया को पूछना चाहिए। लेबनान को उसने तबाह कर दिया है, आखिर लेबनान की तबाही की इजाज़त उसको किसने दी है? आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर हिजबुल्लाह को पूरी तरह उसने तबाह करके रख दिया, लेकिन हिजबुल्लाह खामोश बैठने वाली नहीं है। आज वो सो रही होगी, आज वो खामोश है, आज वो परेशान होगी, लेकिन कल वो उठेगी और उठकर इसराइल को ज़रूर जवाब देगी। जी बिल्कुल सही सर, वो उठेगी और जवाब देगी। उसके बाद फिर यही जो लोग इस वक्त नेतन्याहू के लिए बहुत अच्छा कह रहे हैं, उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। वही जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ईरान ने जिस तरह से अटैक किया, ईरान पर जिस तरह से अटैक हुआ है, तो एक ये भी जानकारी सामने है कि इस हमले के बाद ईरान में अलर्ट जारी हो गया। अमेरिका लगातार ईरान से न्यूक्लियर टॉक कर रहा है। इसी बीच जहां इजराइल ने आज ईरान पर हमला कर दिया है, वहीं अमेरिका और ईरान की छठे दौर की न्यूक्लियर टॉक होनी थी। ये टॉक ओमान के मस्कत में होनी थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि तेहरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ट्रंप ने बुध को भी कहा था कि अमेरिकी कर्मियों को मिडिल ईस्ट से बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये ख़तरनाक जगह हो सकती है। जैसा हमने कल भी बोला कि अमेरिका ने वहाँ पे बोल दिया था पहले अपने लोगों को कि आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग वहाँ से वापस आ जाइए, क्योंकि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। और आज सुबह हमने देखा, जब आँख खुली हमारी, तो देखा किस तरह से वहाँ पे अटैक किया गया ईरान पे। और ईरान में कई जो इंजीनियर्स थे या मिलिट्री के जो बड़े वो थे ओहदेदारान, उनको वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनकी शहादत हो गई। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शरिया यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।